हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी प्यारी बहनों, जो भी महिला परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में पोषण और स्वास्थ्य संबंधित पहले थ्योरी और उसके एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रबंधकीय गुण अर्थात यूनिट 3 से, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का नियोजन एवं आर्थिक विकास। इस यूनिट से हमें 45 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ। पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ एवं सारोकार। यह हमारा थर्ड टॉपिक का सेकंड चैप्टर है। क्या है? थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसमें क्या दिया है? विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है। किंतु पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानने से पहले हमें भारतीय आर्थिक नियोजन के बारे में जानना आवश्यक है, जिससे ही आप समझ पाएंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कैसे हुई। आइए जानते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन का अर्थ है स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में उपयोग करना। अर्थात आर्थिक मतलब होता है हमारे जो सामाजिक फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्थिक। जिससे जैसे हमारे पास पैसे नहीं होंगे वैसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसे ही देश के पास यदि पैसे नहीं होंगे उसके पहले नींव मजबूत करना पड़ेगा। उसके पास क्या होना चाहिए? आर्थिक नियोजन जो है मजबूत होना चाहिए। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है स्वीकृत जितनी भी राष्ट्र में पूरी प्राथमिकताएं, कपड़ा, मकान, व्यक्ति के लिए खाने की, भोजन की व्यवस्था, या देश के लिए बहुत सारी ऐसी प्राथमिकताएं हैं, उनको क्या करना? देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में उपयोग करना। हम अपने बारे में सोचते हैं, किंतु देश में क्या होता है? पूरे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को क्या करता है पड़ता है? केंद्र में लाना पड़ता है और उसके अनुसार क्या करना पड़ता है? सभी सभी क्या करना पड़ता है? सभी जानकारी प्राप्त करना पड़ता है और उन पे अमल करना पड़ता है। देखते हैं आगे क्या है। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है। क्या है एक आर्थिक नियोजन? एक संगठित आर्थिक प्रयास है, जिसमें सरकार द्वारा एक निश्चित समय में सुनिश्चित आर्थिक और मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? आर्थिक प्रयास करना, जिसमें सरकार क्या करती है? एक निश्चित समय, जैसे मान लो 1 साल, 5 साल, 10 साल, कोई भी एक निश्चित समय करती है कि इस समय तक सभी व्यक्तियों को आर्थिक और मानवीय संसाधनों का पूर्ण रूप से सभी को क्या हो जाए? जो भी योजनाएं हैं वो सभी को प्राप्त हो जाए। भारत में नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती का मतलब होता है उसमें संघ सूची और राज्य सूची दोनों कैसी हैं? समाहित होती हैं। और यह किसका विषय है? हमारी 7वीं अनुसूची का विषय है। आइए जानते हैं नियोजन कितने प्रकार का होता है। नियोजन के प्रकार। राज्य में हस्तक्षेप के आधार पर। राज्य में हस्तक्षेप के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है, आदेशात्मक नियोजन और दूसरा है निर्देशात्मक नियोजन। तीसरा है हमारा लक्ष्य की रणनीति के आधार पर। लक्ष्य यदि हमारा बना रहेगा तो उस रणनीति पे हम कितने प्रकार से नियोजन तैयार कर सकते हैं। पहला संरचनात्मक नियोजन और दूसरा प्रक्रियात्मक नियोजन। तीसरा है हमारा योजना की प्रक्रिया के आधार पे। यदि हम योजना बनाएंगे और उस प्रक्रिया पे उस प्रक्रिया को लागू करेंगे तो हम कितने प्रकार से नियोजन बना सकते हैं? 2 प्रकार से, एक केंद्रीकृत और एक विकेंद्रीकृत नियोजन। तीसरा है हमारा क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पे। हमारे क्षेत्र में किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ का क्षेत्र में क्या हो सकता है, उस क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन 2 प्रकार के नियोजन बनाएंगे। यह उनके प्रकार हैं नियोजन के। पहला है हमने अभी पढ़ा राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। हम इसको सबसे पहले पढ़ेंगे कि राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर जो आदेशात्मक नियोजन है वो क्या है। तो आइए जानते हैं आदेशात्मक नियोजन। आदेशात्मक नियोजन को क्या बोलेंगे हम? इम्परेटिव प्लानिंग। क्या बोलते हैं? इम्परेटिव प्लानिंग। इसमें है आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है। क्या है ये? केंद्रीकृत व्यवस्था, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें क्या होगा? इसमें जनता का सर्वप्रथम हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसमें किसका रहेगा? राज्य और सरकारी संस्थाओं का। यदि हम क्या करते हैं नीचे से ऊपर, यदि मान लो किसी कंपनी में कौन है? ऊपर सीईओ है और नीचे कार्य करने वाला कर्मचारी हो, तो इसमें क्या होगा? आदेश ऊपर से कौन देगा हमें? सीईओ क्या करेगा? कर्मचारी को आदेश देगा। तब जाके क्या होगा? हमारा नियोजन चालू होगा, मतलब वह जो बोलेगा वह कर्मचारी को करना पड़ेगा। इसी तरह क्या होता है आदेशात्मक नियोजन में? ऊपर से जो यह केंद्रीकृत व्यवस्था है, किसमें? राज्य में सबसे सर्वोच्च में होगा, सरकारी संस्थाओं में। वो क्या करेगा? व्यापक और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेगा। इसमें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है। क्या होती है? एक
शीर्ष संस्था जो योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इसमें जो भी केंद्र पे होगा वो क्या करेगा, सभी योजनाओं का निर्माण करेगा और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसमें किसी और व्यक्ति की भागीदारी नहीं होती है। इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिए इसे केंद्रीकृत नियोजन भी कहते हैं। हमारा फिर इसी का है दूसरा पॉइंट। क्या है दूसरा पॉइंट हमारा? निर्देशात्मक सांस्कृतिक नियोजन। निर्देशात्मक सांस्कृतिक नियोजन, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव प्लानिंग। क्या बोलेंगे? इंडक्टिव प्लानिंग। यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है यह? एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक व परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इस जो भी इस व्यवस्था में क्या होता है, जो सरकार और राज्य है वो प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो कैसे करते हैं? सांकेतिक और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। जैसे क्या होता है, मतलब कोई भी हम प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर में कोई टेंडर लेता है तो टेंडर कौन लेगा? टेंडर जो लेगा वही व्यक्ति उसका जो रहेगा वो क्या करेगा? अपना काम करेगा। किंतु उसमें प्राइवेट में गवर्नमेंट का सिर्फ रहेगा, क्या रहेगा उनका, मतलब परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलेंगे लेकिन परोक्ष रूप से उनकी भागीदारी रहेगी। और वो काम कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति। इसी तरह इसमें क्या होगा, परोक्ष रूप से और सांकेतिक रूप से राज्य और सरकारी का संस्थाएं काम करेगी और जो कर्मचारी होंगे वो क्या करेंगे? अपने आधार पे इसे नियोजन को आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर। यह भी नियोजन का प्रकार है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक और प्रकारात्मक। तो संरचनात्मक विकास नियोजन क्या होता है? यदि किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व, उत्पादन की विधि आदि में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो उसे संरचनात्मक नियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण है भूमि में सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जो इसमें व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो योजनाएं बनी हुई हैं, इसमें पूरा हमें क्या बदलाव नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, उसके स्वामित्व में, उत्पादन में, प्रोडक्ट में क्या और अच्छा कर सकते हैं, इस तरह का परिवर्तन किया जाता है। जैसे भूमि सुधार, यदि भूमि है तो हमें उसे कितने इसमें रखना है, कितने हेक्टेयर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसमें कितनी बैंक होनी चाहिए, कितनी बैंक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का नियोजन संरचनात्मक नियोजन कहलाएगा। हमारा अगला है हमारा प्रकारात्मक नियोजन। इसमें क्या होगा, यदि आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व या उत्पादन विधि में अनुकूलतम दोहन की रणनीति को अपनाया जाए तो उसे प्रकारात्मक नियोजन कहेंगे। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति में हमारे जब आई थी तब उसमें बहुत ही बड़ा क्या हुआ था, हमारे जो कृषि व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। इससे हमारे आर्थिक लक्ष्य को भी बहुत सहायता प्राप्त हुई थी। अगला है हमारा योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। तो योजना निर्माण की प्रक्रिया क्या कहती है? इसमें दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीकृत नियोजन और एक विकेंद्रीकृत नियोजन। केंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य राज्य अथवा एक शीर्ष केंद्रीय संस्था के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, केंद्र मतलब जो बीच में होगा, शीर्ष में होगा, वही सब पे लागू होगा। जैसे हमने पिछले पढ़ा है, पिछला कौन सा पढ़ा है हमने, आइए देखते हैं। हमने पढ़ा है पिछला, पीछे पढ़ा था हमने कि आदेशात्मक नियोजन। आदेशात्मक नियोजन और एक केंद्रीकृत व्यवस्था जो है वह सेम प्रकार की व्यवस्था है। इसमें केंद्रीकृत नियोजन जो होगा उसमें क्या होगा, योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन राज्य अथवा एक शीर्ष केंद्र संस्था द्वारा किया जाएगा। इसे ऊपर से नीचे की ओर नियोजन भी कहेंगे। दूसरा इसमें है विकेंद्रीकृत नियोजन। यह योजनाओं को बनाने व क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक की सहभागिता होती है। इसे नीचे से ऊपर की ओर नियोजन भी कहते हैं। यह सबसे अच्छा नियोजन है, कौन सा, विकेंद्रीकृत। इसमें क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र और आम नागरिक भी कैसे होते हैं, सम्मिलित होते हैं, इसलिए यह कैसी व्यवस्था है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। अगला पॉइंट हमारा क्षेत्र की व्यापकता के आधार पर। क्षेत्र की व्यापकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। राष्ट्रीय नियोजन को हम नेशनल प्लानिंग भी कहते हैं। यह शीर्ष केंद्रीय संस्था के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के लक्ष्यों की रणनीति का निर्धारण किया जाता है, तो उसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। जैसे वर्तमान में चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान, ये किसके लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है, ना कि किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के लिए। इसमें जो भी योजनाएं होंगी कैसी होंगी, सभी राष्ट्र के प्रत्येक राष्ट्र मतलब राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र के लिए होगी। किंतु जो क्षेत्रीय नियोजन है इसमें क्या दिया है, यदि किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण
निर्धारण किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय नियोजन कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में अभी लाडली बहना योजना शुरू हुई है। यह पूरे राष्ट्र में नहीं है, यह किंतु एक विशेष क्षेत्र में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो ये कैसा हो जाएगा? एक क्षेत्रीय व्यवस्था नियोजन या क्षेत्रीय योजनाएं होगी। और एक उदाहरण देखते हैं हम उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विकास की परियोजनाएं, जहाँ बहुत ज़्यादा कैसी हैं, लहरें आती हैं, वहाँ की योजनाएं अलग होंगी। मतलब हमारे जो राष्ट्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग कैसी हैं, जलवायु है, वहाँ ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों का कल्चर अलग है, सभी के लिए कैसी होती हैं, योजनाएँ अलग-अलग बनती है। तो ये हमने क्या पढ़ा आज बहनों? हमने पढ़ा है आर्थिक नियोजन के बारे में, और यह हमारे एग्ज़ाम के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे हमने आज कवर किया है। आप इनके बहुत अच्छे से नोट्स बना के आप इन्हें रिवाइज़ करते रहेंगे। यह बहुत ही अच्छे हैं नोट्स, जो आपके पेपर के लिए लाभकारी होंगे। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो, तो हमारी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।